दोपहर का वक्त था। मुंबई का नागपाड़ा इलाका, जहां आमतौर पर दोपहरें सुस्त होती हैं और गलियों में सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन उस दिन करीब 2 बजे एक फोन कॉल ने उस सन्नाटे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। फोन उठाने वाले के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया था कि मैडम अब नहीं रही। ये खबर किसी आम महिला की नहीं थी, बल्कि ये खबर थी हसीना पारकर की, जो दाऊद इब्राहिम की बहन थी। वो औरत जिसका नाम अंडरवर्ल्ड में फुसफुसा कर लिया जाता था, जिसके फैसलों से करोड़ों के सौदे तय होते थे और जिसके घर के बाहर खामोशी भी डर पैदा करती थी। उस दिन हसीना अपने ही कमरे में थी। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। उसने नब्ज देखी, आंखों की मूवमेंट चेक की। डॉक्टर कुछ सेकंड रुका और फिर जैसे किसी भारी सच्चाई से टकरा गया हो, अचानक से एक कदम पीछे हट गया। धीमी आवाज में बोला, हार्ट अटैक। कहना आसान था, मान लेना भी, क्योंकि कागजों में सब कुछ फिट बैठता था। शुगर थी, ब्लड प्रेशर रहता था, दिल की पुरानी परेशानी भी। लेकिन सवाल बीमारी का नहीं था, सवाल वक्त का था। कुछ दिनों से वो चल नहीं पा रही थी, किसी से मिलती नहीं थी, कमरे में खुद को बंद रखती थी। कई लोग कहते थे वो अंदर से टूट चुकी थी, कुछ कहते थे बेटे की मौत ने उसे खाली कर दिया था। पर नागपाड़ा में अफवाहें कभी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ फुसफुसाते थे कि ये टूटना नहीं था, ये धीरे धीरे किया गया साइडलाइन था, जैसे अंडरवर्ल्ड में किया जाता है, शांत, बिना शोर और बिना खून। उस दिन उसका घर अजीब तरह से शांत था, ना मातम ना भीड़, बस सवाल। लेकिन क्या ये सच में एक नेचुरल डेथ थी या फिर उस दुनिया का एक और साइलेंट क्लीन अप? और सबसे बड़ा सवाल, दाऊद इब्राहिम ने क्या किया? क्या वो टूटा या उसने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि उसे पता था कि जिस खेल में वो था वहां किसी का बचना तय नहीं होता। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें हसीना की मौत से पहले उसकी जिंदगी को समझना होगा। तो चलिए रहस्य टॉक शो पर यह कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हसीना का जन्म उस शहर में हुआ था जिसे आज मुंबई कहते हैं, लेकिन तब वो बंबई था, एक ऐसा शहर जहां सपनों से ज्यादा संघर्ष पलते थे। घर में 12 भाई बहन थे। घर बड़ा था लेकिन आमदनी सीमित थी। पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। वर्दी थी लेकिन ताकत नहीं थी। घर में अनुशासन था, धार्मिक सोच थी, लेकिन बाहर की सड़कों पर एक अलग ही दुनिया पनप रही थी। 70 के दशक की बंबई, जहां एक तरफ फिल्मी चमक थी तो दूसरी तरफ अपराध का नया साम्राज्य तैयार हो रहा था। एक ही छत के नीचे 2 बिल्कुल अलग रास्ते बन रहे थे। एक तरफ पिता सिस्टम का हिस्सा थे और दूसरी तरफ बेटा दाऊद, जो उसी सिस्टम को तोड़ना चाहता था। हसीना इन सब के बीच थी, शांत, घरेलू और कम बोलने वाली। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था। उसके हिस्से में बस घर की जिम्मेदारी थी। लेकिन शायद इसी खामोशी में सबसे खतरनाक ताकत छुपी होती है और यही खामोशी आगे चलकर पूरे सिस्टम को हिला देने वाली थी। हसीना कभी किताबों में खोई रहने वाली लड़की नहीं थी। पढ़ाई उसके लिए बोझ थी, लेकिन वो जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझती थी। घर का हर कोना, हर रिश्ते की नब्ज, हर इंसान की जरूरत, सब उसकी नजरों में रहता था। शादी हुई नागपाड़ा के इब्राहिम पारकर से, एक ऐसा आदमी जो जुर्म की दुनिया से कोसों दूर था, सीधा, शांत, अपने काम से काम रखने वाला। इब्राहिम की जिंदगी का सपना बहुत छोटा था, एक बेकरी, कुछ प्रॉपर्टी डील्स और एक ऐसा परिवार जो इज्जत से जिए, डर से नहीं। लेकिन मुंबई में सपने अक्सर सिर्फ देखने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं। साल था 1981। शहर की हवा भारी हो चुकी थी। सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं बढ़ा था, बल्कि तनाव भी बढ़ रहा था। दाऊद अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो एक पूरा सिस्टम बन चुका था। और उसी वक्त एक दूसरा नाम उभर रहा था, अरुण गवली। 2 ध्रुव, 2 ताकतें और बीच में मुंबई। इसी जंग में एक दोपहर बाजार के बीच दिन दहाड़े गोलियों की आवाज गूंजी। इब्राहिम पारकर सड़क पर गिरा पड़ा था। कोई चेतावनी नहीं, कोई गलती नहीं, बस एक मैसेज और काम तमाम। दाऊद तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता था उसका घर। कहते हैं इस हमले के पीछे गवली गैंग का नाम आया, लेकिन असल मकसद किसी एक आदमी की मौत नहीं था, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक वॉर था। और इस वार ने सबसे गहरी चोट हसीना को दी। उस दिन वह रोई नहीं, न चीखी, न बेहोश हुई, बस चुप रही। और वही चुप्पी उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। जहां एक आम औरत के लिए पति की हत्या अंत होती है, वहीं हसीना के लिए ये शुरुआत थी। अब वो औरत जो कभी घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकली थी, मुंबई की सबसे खतरनाक गलियों की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बदल चुकी थी, आंखों में आंसू नहीं थे। अब वहां बदला लेने की आग भड़क रही थी। उस वक्त दाऊद दुबई में था, भारत से बहुत दूर और कानून की पहुंच से बाहर, लेकिन उसका साम्राज्य यहीं था। जमीनें, पैसा, डर, सब, और सबसे बड़ा सवाल, इसे संभालेगा कौन? और यहीं हसीना ने पहली बार घर से बाहर कदम रखा। उसने मातम का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसने कंट्रोल चुना। धीरे धीरे वो उस नेटवर्क का हिस्सा बनती गई जहां पहले सिर्फ मर्द बैठते थे। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो फैसले बदल जाते थे। अब फोन दाऊद के पास नहीं जाते थे, बल्कि फोन हसीना के पास आते थे। वो सिर्फ डील तय नहीं करती थी, वो हालात मैनेज करती थी। कहते हैं दाऊद भले भारत में न हो, लेकिन उसकी बहन यहीं है, और यही डर के लिए काफी
था। नागपाड़ा का वही छोटा सा घर जो कभी एक सामान्य परिवार का ठिकाना था, अब अंडरवर्ल्ड का अनौपचारिक दफ्तर बन चुका था। ना गार्ड, ना हथियार, ना दिखावा, फिर भी हर सुबह लाइन लगती थी। बिल्डर, दलाल, राजनेता, वसूली से परेशान लोग सब लाइन में खड़े रहते थे। हर कोई किसी न किसी फैसले के लिए अपनी बारी का इंतजार करता था और उस छोटे से कमरे में बैठी एक औरत अपने इशारों से पूरा सिस्टम चला रही थी। कई लोग कहते थे कि वो डॉन नहीं थी, लेकिन सच ये था कि उसका कमरा किसी थाने से कम नहीं था। उसके पास बंदूक नहीं थी, लेकिन उसके नाम का खौफ AK-47 से ज्यादा असरदार था। नागपाड़ा की वो गली जो कभी बस एक आम सा रास्ता हुआ करती थी, अब हर दिन किसी फैसले की गवाह बनती थी। यहाँ कोई कोर्ट नहीं था, कोई फाइल नहीं, कोई तारीख नहीं, फिर भी हर झगड़े का अंत यहीं आकर होता था। किसी बिल्डर ने जमीन दबा ली, किसी किराएदार ने घर खाली करने से मना कर दिया, किसी को अपने पैसे चाहिए थे तो किसी का बेटा गलत लोगों के बीच फंस गया था। हर कहानी का आखिरी पन्ना एक ही जगह खुलता था, हसीना आपा का घर। लोग खुद चलकर आते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पुलिस से तेज फैसला मिलेगा, और ऐसा फैसला जिस पर सवाल नहीं उठते। हसीना सुनती थी, कम बोलती थी, लेकिन जब फैसला देती थी तो तय कर देती थी किसे कितना मिलेगा और किसे क्या भूलना होगा। वो कोई अदालत नहीं थी, लेकिन उसके फैसलों के खिलाफ कभी अपील नहीं हुई। साल 1998 और पहली बार मीडिया की नजर इस बंद दरवाजे पर पड़ी। एक बिल्डर सामने आया, आरोप लगाया कि उससे 1 करोड़ रुपए की जबरन वसूली हुई है, और पहली बार अखबारों में एक नाम छपा, हसीना पारकर। टीवी स्टूडियो गर्म हो गए, डिबेट्स चली, सवाल उठा, क्या दाऊद की बहन अब भारत में उसका काम संभाल रही है? मुंबई पुलिस हरकत में आई, जांच शुरू हुई, फोन टैप किए गए, लोगों से पूछताछ हुई, बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए, लेकिन नतीजा सन्नाटा। ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग, ना कोई दस्तखत, ना ऐसा बयान जो अदालत में टिक सके, क्योंकि हसीना का तरीका उसकी ढाल बन चुका था। वो कभी सामने नहीं आती थी, उसका हर संदेश किसी और की जुबान से जाता था। ना दिखना, ना पकड़े जाने का डर, बस असर छोड़ना। धीरे धीरे हसीना पारकर एक अजीब किस्म की ताकत बन गई। ना वो चुनाव लड़ती थी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और ना किसी पोस्टर पर दिखती थी, लेकिन उसका असर सत्ता की ऊंची दीवारों तक पहुंच चुका था। उसका नेटवर्क अब सिर्फ वसूली या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं था। कुछ पुलिस अफसर उसके एहसान में थे, कुछ नेता उससे संपर्क में। बिल्डर काम शुरू करने से पहले उसकी सहमति चाहते थे, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नाम भी उसके दायरे में आते थे। अफवाहें थीं कि कुछ कहानियां सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि उसकी मंजूरी से बनती थीं। पैसे की तंगी हो तो कुछ निर्माता सीधे नागपाड़ा का रुख करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद हसीना कभी किसी उद्घाटन में नहीं दिखी, किसी प्रीमियर में नहीं बैठी, और यही उसका सबसे बड़ा दांव था। हर पत्रकार चाहता था एक इंटरव्यू, हर पुलिस अफसर चाहता था उसे थाने बुलाना, लेकिन हसीना कभी सामने नहीं आई। ना बयान, ना कैमरा, ना तस्वीर। उसकी दुनिया फोन कॉल्स, वकीलों और भरोसेमंद संदेशवाहकों पर चलती थी। जो उसे समझने की कोशिश करता या तो डर जाता या चुप हो जाता। उसकी खामोशी शब्दों से भारी थी, और यही खामोशी उसके खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन गई। 2000 के बाद हसीना का असर गलियों से निकलकर कंक्रीट में ढल चुका था। मुंबई का उभरता हुआ रियल एस्टेट सेक्टर, जहां हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट खड़े हो रहे थे, वहां एक सवाल हर फाइल से पहले पूछा जाता था, आपा से बात हो गई? कई बड़े बिल्डर उसकी हरी झंडी के बिना एक ईंट भी नहीं रखते थे, क्योंकि अगर हसीना नाराज हो गई तो परमिशन कागजों में ही अटक जाती थी। अब वो सिर्फ दाऊद की बहन नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी मुंबई की एक अनऑफिशियल अथॉरिटी। और जब उसकी सत्ता चरम पर पहुंचने लगी तो उसने एक अगला कदम उठाया। धीरे धीरे उसने अपने बेटे दानिश को इस दुनिया से परिचित कराना शुरू किया, क्योंकि नागपाड़ा में ताज कभी खाली नहीं रहता। दानिश बचपन से ही अलग था, शांत, सुलझा हुआ, पढ़ाई में ठीक ठाक और व्यवहार में शरीफ। वो उस दुनिया जैसा नहीं था जिसका केंद्र उसकी माँ थी, लेकिन बच्चे सब देखते हैं, और जो रोज देखते हैं वो कहीं ना कहीं उनका हिस्सा बन ही जाता है। दानिश देखता था कि उसकी माँ एक पूरे सिस्टम को संभाल रही है, फोन कॉल्स, फैसले, डर और सम्मान, सब एक ही छत के नीचे। हसीना ने कभी उसे गहराई में नहीं घसीटा, ना सिखाया, ना आदेश दिया, लेकिन दानिश खुद ब खुद उस दायरे में आता चला गया। धीरे धीरे वो उसकी आंख बन गया, उसका कान बन गया। जो बातें हसीना नहीं सुनती थी वो दानिश सुनता था, जो हलचल उसे नहीं दिखती थी वो दानिश महसूस करता था। सब कुछ चल ही रहा था कि एक सुबह सब खत्म हो गया। एक सड़क हादसा, एक खबर और एक नाम, दानिश। कहा गया ये एक सामान्य एक्सीडेंट था, लेकिन जो लोग हसीना की दुनिया को जानते थे वो आज भी कहते हैं कि उस हादसे में हादसा कम था और हिसाब ज्यादा था। उस दिन के बाद हसीना पारकर टूट नहीं गई, बल्कि वो गायब सी हो गई। जिस औरत ने पति की मौत पर भी आंसू नहीं बहाए थे, जो पुलिस के सवालों से मुस्कुरा कर निकल आती थी, वो पहली बार खुद से
से भागने लगी। हफ्तों तक किसी से मुलाकात नहीं, फोन बंद, कमरे की लाइटें बुझी हुई। घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि बस एक ऐसी थकान थी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मुस्कान तो कब की चली गई थी। अब जो बचा था वो सिर्फ एक खोल था जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस हादसे के बाद हसीना की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जो दरवाजा सुबह से रात तक खुला रहता था अब ज्यादातर बंद रहने लगा। भीड़ गायब हो गई, मीटिंग्स कम हो गई, फैसले दूसरों को सौंप दिए गए। हसीना एक कुर्सी तक सिमट गई। कभी कोई मिलने आता तो वो बस इतना कहती। अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब वो डॉन कम और एक थकी हुई मां ज्यादा लगने लगी थी। साल 2007 में एक बार फिर सिस्टम ने दरवाजा खटखटाया। एक बिल्डर ने शिकायत की, उससे 50 लाख की वसूली की गई है। केस दर्ज हुआ, पूछताछ शुरू हुई, थाने के चक्कर लगे, लेकिन कहानी फिर वहीं जाकर रुक गई। न सबूत, न पुख्ता गवाह, न कोई ऐसा पैसा जो कोर्ट में टिक सके। हसीना हर बार की तरह मुस्कुराकर बाहर आई, क्योंकि उसकी लड़ाई सिस्टम से नहीं थी, बल्कि वो सिस्टम की भाषा में खेल रही थी। अब तक उसके खिलाफ दर्जनों नहीं बल्कि करीब 88 केस हो चुके थे। वसूली, जमीन कब्जा, धमकी, रियल एस्टेट माफिया, लेकिन एक भी सजा नहीं। या तो कागज अधूरे थे या गवाह पलट चुके थे। कुछ पीछे हट गए और कुछ अचानक गायब हो गए। पुलिस जानती थी कि वो दोषी है, लेकिन कानून उसे छू नहीं पा रहा था। वो दिखता हुआ एक साया थी, लेकिन वह साया पकड़ से बाहर था। और इसी बीच उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। वजन बढ़ा, डायबिटीज आई, फिर हाई ब्लड प्रेशर। दिल भी अब साथ नहीं दे रहा था। जो औरत कभी पूरे शहर को अपने इशारों पर चलाती थी अब अपने ही शरीर में कैद होती जा रही थी। चेहरा सूज चुका था, चाल भारी हो गई थी और तकिए के नीचे दवाइयों की लंबी सूची रहने लगी थी। अब वो हसीना आपा नहीं थी, बल्कि वो एक बीमार अकेली औरत बन चुकी थी, जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर थी। हर दिन, हर रात वो घर के एक ही कमरे तक सिमट गई थी। वही कमरा जो कभी लोगों की कतार देखता था अब खामोशी से भरा था। हसीना बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि कुछ लोग तब टूटते हैं जब उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। अब उसका पूरा संसार एक मोबाइल फोन में सिमट चुका था। वही फोन जो कभी बिल्डरों, नेताओं और वकीलों की लगातार बजती कॉल से थरथराता रहता था अब ज्यादातर खामोश रहने लगा था। कुछ पुराने नाम अभी भी लाइन में थे, लेकिन वो असर नहीं रहा, वो दबाव नहीं रहा। जिस साम्राज्य की जड़ें पूरे शहर में फैली थीं, वो अब सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिस्तर और एक फोन तक सीमित हो गया था। साल 2010 में उसका नाम एक बार फिर एक जमीन के झगड़े में उछला। एक बिल्डर ने आरोप लगाया कि उसे जबरन सौदे के लिए मजबूर किया गया और पैसे भी लिए गए। इस बार पुलिस पहले से ज्यादा सख्त थी। निगरानी हुई, पूछताछ हुई, कोर्ट की सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ी, लेकिन कहानी फिर वही मोड़ ले आई। न पुख्ता सबूत, न खुलकर बोलने वाला गवाह। केस टिक नहीं पाया। हसीना बाहर आई। इस बार उसकी चाल में पहले जैसी सख्ती नहीं थी, लेकिन चेहरे पर अब भी अजीब सी शांति थी। पुलिस अंदर ही अंदर टूट रही थी। इतनी बार कोशिश की, फिर भी वो उसे कभी पूरी तरह छू नहीं पाई। समय के साथ उसका नेटवर्क भी धीरे धीरे बिखरने लगा। कुछ लोग मारे गए, कुछ कानून के जाल में फंस गए और कुछ खुद ही दूर हो गए। इस खामोशी के कई मतलब निकाले गए। कुछ अफसरों ने कहा ये रणनीति है, कम बोलकर ये बताया जा रहा है कि वो अभी भी कमजोर नहीं हुई। कुछ ने फुसफुसाकर कहा दाऊद ने उसे पहले ही किनारे कर दिया था। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उसकी मौत के बाद एक नई लड़ाई शुरू हुई, इस बार जमीन और दीवारों की। कुछ लोग सामने आए, कहने लगे ये प्रॉपर्टी हमने पैसे देकर ली थी। कुछ ने कहा ये सब अवैध था, सरकार इसे जब्त करे। फ्लैट्स, जमीनें, ऑफिस, सब पर कानूनी रस्साकशी शुरू हुई। मामले कोर्ट पहुंचे, दस्तावेज मांगे गए, बयान दर्ज हुए और फिर सब कुछ अलमारियों में बंद हो गया। क्योंकि जब किसी इंसान की परछाई भी डर छोड़ जाए तो उसके नाम पर लड़ने की हिम्मत कम ही बचती है। साल 2017 में एक फिल्म आई, हसीना पारकर। लोगों को लगा शायद पर्दा उठेगा, शायद वो औरत समझ में आएगी जिसने बिना बंदूक के एक शहर को बांधे रखा। अभिनय था, डायलॉग थे, ड्रामा भी था, लेकिन जो नहीं था वो थी खामोशी की वो ताकत जो असल हसीना की पहचान थी। जिन्होंने उसे करीब से देखा था उन्होंने फिल्म को एक अधूरी तस्वीर कहा। रेखाएं थी पर गहराई नहीं। आज अगर आप नागपाड़ा की उन्हीं पुरानी गलियों में जाएं और किसी बुजुर्ग से पूछें कि हसीना आपा कौन थी, तो वो शायद कुछ पल चुप रहेगा, फिर धीमी आवाज में बोलेगा वो नाम थी, डर थी, रुतबा थी, और यही जवाब सब कुछ कह देता है। हसीना की कहानी इस बात का सबूत है कि सत्ता हमेशा हथियारों से नहीं चलती। कभी कभी एक औरत बिना गोली, बिना नारे और बिना मंच के पूरे सिस्टम को मोड़ देती है। वो अब नहीं है, लेकिन उसकी परछाई आज भी उन गलियों में है जहां कभी लोग सिर झुकाकर गुजरते थे। वो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई खामोश सत्ता की सबसे डरावनी मिसाल। जब किसी का नाम बिना खून बहाए हथियार झुका दे तो समझ लीजिए वो सिर्फ डर नहीं, इतिहास रचता है।
है। उसने कभी सरकार से जंग नहीं की, कभी भाषण नहीं दिया, फिर भी उसके फैसलों से सरकारें हिली, सौदे बदले और जिंदगियां मुड़ गईं। उसकी मौत के बाद परतें खुली नहीं और कस गईं। क्या उसके पास ऐसे राज थे जो पूरी व्यवस्था को हिला सकते थे, या फिर वो राज कभी बाहर ना आने देने के लिए ही उसे खामोशी से मिटा दिया गया? ना कोई कैमरा, ना आखिरी बयान, बस एक सादा अंत और अनगिनत सवाल। आज भी अगर मुंबई की भीड़ में किसी पुराने पुलिस वाले या बिल्डर से उसका नाम लिया जाए तो जवाब से पहले उनके चेहरे पर जो सिहरन आती है वही बताती है कि वो नाम अब भी जिंदा है, जुबानों पर नहीं, रगों में। उसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई झंडा, फिर भी उसने जो चलाया वो एक अदृश्य साम्राज्य था। एक कमरे से, एक फोन से और एक हथियार से, सब खामोशी से। और यही कहानी खत्म होती है हसीना पारकर की। अब आप वीडियो में बताइए कि हसीना पारकर और उसके बेटे को क्या दाऊद ने मरवाया था? अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।